हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो नेक्स्ट इक्वेशन आपने सीखी थी और E0 वैल्यूज यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखा था, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन नेक्स्ट इक्वेशन। एंड redox पोटेंशियल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फटाफट हमारे क्वेश्चन का जवाब देते चले जाएंगे, और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो वो गलतियां ना करें, इसी के लिए मैं ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि arrange the following methods in the increasing order of their reducing power। दिया है आपको K प्लस के रेडॉक्स कपल की वैल्यू है -2.93 वोल्ट। ये E0 वैल्यू इसकी दी गई है। और दिया गया है आपको E0 Ag प्लस रेडॉक्स कपल का +0.80 वोल्ट एंड Hg का यह है 0.79 वोल्ट और Mg का दिया है आपको E0 -2.37 वोल्ट और क्रोमियम का दिया है Cr2 प्लस Cr का E0 -0.74 वोल्ट। इनको आपको रिड्यूसिंग पावर के क्रम में लगाना है। लगा लिया? किस बेस पर, कैसे सोचा? यानी जो मेटल E0 वैल्यू के आधार पे ही सोचोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यू। तो क्या पढ़ा था आपने? जिनकी नेगेटिव E0 वैल्यू होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि उनके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी, और जिनकी पॉजिटिव होगी वो उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की टेंडेंसी होगी नहीं उनकी। तो इन सब में पहले तो देखो आपके ग्रुप से बाहर कौन हो गया। सबसे पहले ग्रुप के बाहर हो गया कौन, क्योंकि इसकी पॉजिटिव है, यानी सिल्वर बाहर हो गया।
इसके पास रिड्यूसिंग पावर बिल्कुल नहीं है इनके कंपैरिजन। अब इनमें देखिए कि नेगेटिव वाले और कौन बाहर हो गया, वहां देखिए, यहाँ देखिए Hg2+, यहाँ क्या है देखो, मैंने जल्दी में Ag लिख दिया था, Hg है, ये ध्यान दीजिए Hg है, ठीक। तो ये Hg2+ भी कितना है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी कोई रिडक्शन की टेंडेंसी नहीं है, तो दो पॉजिटिव साइन के तो आपके ऐसे निकल गए, एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है, यानी सबसे कम इनकी होगी रिडक्शन की टेंडेंसी। और इन दोनों में भी ज़्यादा किसकी होगी, खुद के रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, ये रिड्यूस नहीं करेंगे, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी है इनकी। तो हायर E0 वैल्यू किसका है, तो सबसे कम रिडक्शन की पावर किसके पास है, इसके पास, और उससे ज़्यादा इसके पास, ठीक है। अभी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, जिसकी E0 वैल्यू माइनस में सबसे ज़्यादा हो। तो हम ये देखेंगे ये माइनस में E0 वैल्यू है, ये भी माइनस में दी गई है और ये भी माइनस में दी गई है, तो ये तीनों माइनस में E0 वैल्यू है, यानी इनके पास काहे की पावर होगी, इन सब की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि रिड्यूस होंगे। ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है जिनके पास माइनस है, तो माइनस साइन है, मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तुरंत। अब सबसे जल्दी कौन देगा इनमें, उसमें हम देखेंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा माइनस में हो। सबसे ज़्यादा माइनस कौन है, यानी सबसे बड़ा वाली संख्या माइनस में कौन सी है, यहाँ पे पोटेशियम की है, इसके बाद इसकी है और इसके बाद इसकी है ना। क्लियर हो गया। अब आप इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते समय क्या ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में 50% या 60% बच्चे इस तरीके की गलती जरूर करते हैं कि आंसर में कैसे लिखेंगे, वो जिस तरह से दिया गया है क्वेश्चन में उसी तरह से लिखेंगे, मतलब वो रिडॉक्स कपल के फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जबकि आंसर लिखना चाहिए रिडॉक्स कपल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर यानी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, सबसे बड़ी माइनस वाली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, ये किसकी है, पोटेशियम का। E0 वैल्यू सबसे कम है तो पोटेशियम, फिर उससे कम किसका है, मैग्नीशियम का, फिर उससे कम किसका है, क्रोमियम का, उससे कम किसका है अपना 0.79, अब ज़्यादा हो गया है ना, यानी उससे ज़्यादा और उससे बड़ी संख्या मरकरी की, मरकरी से भी ज़्यादा किसका है, Ag का। ये तो ये रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कई बार बच्चे कैसे आंसर लिखते हैं, ये आंसर आपको लिखना ऐसे है, बच्चे ऐसे लिखते हैं K+K mg 2+ mg ऐसे करके आंसर लिखते हैं, ऐसे करके आंसर नहीं लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन मेटल्स को रिड्यूसिंग पावर में बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, मेटल्स को लगाना है, रिडॉक्स कपल को नहीं लगाना है। रिडॉक्स कपल तो E0 वैल्यू आपको समझने के लिए दिया गया है, तो आप ध्यान देंगे कि आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। ये है आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के एक दो क्वेश्चन करते हैं। आप में से किसी बच्चे ने उसमें डाला है कि लॉग और एंटी लॉग निकालना बताना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है बताऊं। इसके लिए आपको ये करना है कि आप अपने जो लॉग टेबल है और एंटी लॉग टेबल उसको लेकर के बैठेंगे, और शायद उसमें एनसीईआरटी की फर्स्ट पार्ट में दी गई है, उसको लेकर के बैठेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक स्केल या फिर एकदम प्लेन पेपर को ज़रूर साथ में लेकर के बैठना है, एनसीईआरटी बुक के साथ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए
सेल दिया गया है Mg सॉलिड Mg2+, Mg2+ का ये कंसंट्रेशन दिया गया है 0.00001 m। Cu2+, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.0001 m Cu सॉलिड। ठीक, और यहाँ पर वैल्यू दी गई है अभी E0। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है E0 वैल्यू आपको दी गई रहती है। E0 Mg कपुल की दी गई है -2.37 वोल्ट, और कॉपर की तो आपको लिखते लिखते याद हो गई होगी E0 Cu2 Cu सॉलिड इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। देखिए फटाफट लगाइए, और उसके बाद मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बहुत स्पीड में लगाइए आप इसको। और फिर चेक करिए कि आपने क्या गलती की है, क्योंकि मैंने कल भी आपको नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना कैसे है उसके सारे स्टेप्स बताए थे, उनको ध्यान में रख करके बताइए। मैं आपको फिर रिमाइंड करा दे रही, क्ल्यू भी दे रही हूँ, गड़बड़ी नहीं करना है। कल कुछ बताया था कि कौन सी गड़बड़ियाँ नहीं करनी है, वो ध्यान देखते हुए आपको लिखना है सवाल के आंसर को। लिख लिया? कितने स्टेप्स सॉल्व कर लिए? किए कुछ स्टेप्स सॉल्व? चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वो लिख दी होगी ना, फॉर्मूला लिख करके रिएक्शन लिख ली होगी आपने। क्या बताया था, जब भी आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एनोड रिएक्शन लिखना और कैथोड रिएक्शन लिखना, यानी एट एनोड क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में वो लिखना। एट एनोड क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? देखिए Mg सॉलिड Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Mg सॉलिड Mg2+, और Mg सॉलिड जब Mg2+ में कन्वर्ट होगा तो सोचिए इसके सिर पर 2+ चार्ज बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेकर के बढ़ेगा, दे करके बढ़ेगा? दे देगा ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो बढ़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो एनोड की रिएक्शन हो गई ये। कैथोड की रिएक्शन हो गए एट कैथोड Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड। नेट सेल रिएक्शन में दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ने से पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को देख लेंगे, दोनों रिएक्शन में बराबर है नहीं है। अगर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, फिलहाल बराबर है तो हम डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे। तो ये हो गई नेट सेल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, एरो के नीचे एरो मार्क करते हुए लिखना है, लीपापोती नहीं करनी है। Mg सॉलिड Cu2+ एक्वस, आयन हमेशा एक्वस होता है। Mg2+ प्लस Cu सॉलिड, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये लिखा, यहीं पर लिख लेंगे n की वैल्यू। n इक्वल टू क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो n की वैल्यू हो गई इसमें 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या?
ई सेल निकालने का। तो ई सेल क्या है? ई सेल होता है, ई सेल बाद में निकालेंगे, पहले ई जीरो सेल। ई जीरो सेल इक्वल टू हो गया ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। तो ई जीरो कैथोड था आपका प्लस 0.34 वोल्ट और एनोड का था माइनस 2.37 वोल्ट। यही था एनोड का। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे कैसे करते हैं, ये लिखा इसके इधर बराबर करके ऐसे लिखते, बराबर ऐसे करके ऐसे लिखते चले आते हैं। कॉपी में आपको ऐसे नहीं करना है, नीचे 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 चलना है, ऐसे साइड में नहीं चलना है। तो इसका टोटल कर लेंगे, 7 और 4 11, 3 3 6 और 1 7 2 2.71 वोल्ट आ गया इसका ई जीरो सेल। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? ई सेल। देखिए मैंने नेट सेल रिएक्शन मिटा दी। नेट सेल रिएक्शन की हमको बहुत ज़रूरत है। नेट सेल रिएक्शन देख करके ही हम ई सेल में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे, तो थोड़ा बहुत सावधानी से करेंगे। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? ई सेल ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन यहाँ पे कौन सा रखेंगे? जो हमने अभी नेट सेल रिएक्शन से निकाला था, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मन में सोच लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारी नेट सेल रिएक्शन क्या थी? Mg रिएक्शन कर रहा था Cu2+ से और बन रहा था Mg2+ प्लस Cu सॉलिड। ये नेट सेल रिएक्शन में हम जाएंगे तब ये वाली चीज़ लिखेंगे। तो नेट सेल रिएक्शन में जाकर के देखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, दिमाग में सोच लेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं। प्रोडक्ट क्या है? Mg2+, तो डायरेक्ट यही वाली बात लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये नहीं लिखना है। क्लियर हुई बात? नहीं आप सोचो कि मैग्नीशियम भी नहीं लिखना है। यहाँ नेट सेल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं उनमें देख लीजिए, Mg2+ है तो Mg2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन, ये लिखना हो गया। कॉपर सॉलिड है उसको छोड़ देंगे और ये Mg सॉलिड है इसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे तो E0 सेल की जगह 2.71 वोल्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर E0 सेल जो आपने लिया था, E0 सेल की वैल्यू यहाँ ना रख करके डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर लेते। यानी E0 सेल की जगह आप 0.34 माइनस पॉइंट ये वाला प्लस 2.37 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे। पर जो मार्किंग स्कीम होती है एग्ज़ाम, CBSE एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि आधा मार्क्स हो गया तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन का और हाफ मार्क हो गया तुम्हारा इस स्टेप का। अगर आपने अलग से किया तो हाफ मार्क हो गया, फिर हाफ मार्क तुम्हारा ये फॉर्मूला का हो गया, फिर हाफ मार्क हो गया अभी करेक्ट वैल्यू प्लेसिंग का। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया है तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे और स्टेप मार्किंग होती है CBSE में। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपको हर स्टेप पर मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने नेट सेल रिएक्शन लिखी थी, वहाँ आधा नंबर मिलेगा अगर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ये स्टेप आपका सही है तो यहाँ आधा नंबर इस तरह से मार्क किया जाता है, फिर वो सही है तो फिर उसका आधा नंबर उधर मिल जाएगा इस तरह से। तो वैल्यू रखेंगे 0.0591 अपॉन एन की जगह 2 लॉग Mg2+ का कंसंट्रेशन देखेंगे हम कहाँ पर, ये जो कंसंट्रेशन सेल जो क्वेश्चन दिया गया था आपको उसमें। तो यहाँ पर Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दे रहे हैं? 0.001। तो जब ये 0.001 में दिया जाता है तो कई बच्चे पॉइंट हटाने में गड़बड़ी कर लेते हैं, तो इनको अपन 10⁻³ लिख लें तो बहुत आराम हो जाएगा, अपने को गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए अगर ऐसे पॉइंट में कोई बहुत सारी संख्याएं हो तो कई बच्चे कैलकुलेशन में वीक होते हैं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं, ऐसे कम होती है मिस्टेक। हमने ये 1 2 3 अंक खिसका लिया तो 10⁻³ लगा लिया, इधर का पॉइंट 1 2 3 4 अंक खिसका लिया तो यहाँ आ गया 10⁻³
अब ये 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10, अकेला 10 बचेगा, है ना। तो हो गया 2.71 वोल्ट माइनस 0.059 की जगह हो गया ये 0.02955, है ना, log 10। देखिए log 10 कैसे हो गया। log अगर आपको नहीं आता है तो कल हम आपको बता देंगे कि कैसे किया जाएगा। अभी मैं आपको इधर बता रही हूँ कि log m अपॉन n ये होता है log m माइनस log n, ठीक है। और ये पावर्स जो होती हैं अगर यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे, यहाँ पर था तुम्हारा क्या था 10 टू द पावर -3 है और यहाँ पर है 10 टू द पावर -4, इसको उठाकर इधर ले गए तो ये सीधा सीधा हो गया 10 टू द पावर 4। और 10 टू द पावर 4 में से 10 टू द पावर 3 चला गया तो आपके पास क्या बचा, 10 बचा अकेला, या 10 टू द पावर 1। तो इसलिए हमने यहाँ log 10 लिखा है। बाकी और log के डिटेल्स जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग अलग एक वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है कि जितनी जीरोस हैं वही वैल्यू हो गई। जैसे log 10 में एक जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, log 1 में एक भी जीरो नहीं है मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई, log 100 में 2 जीरो है तो उसकी वैल्यू 2, log 1000 है तो उसमें 3 जीरो है तो उसकी वैल्यू 3। इस तरह से भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये हो गया आपका log 10, यानी यही संख्या आ गई आपकी 2.71 माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये इतना ही आ गया 0.02955। घटा दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया है करने में तो देख लीजिए आपके कितने नंबर कटे हैं हर स्टेप पे। अगर स्टेप वाइज मार्किंग सीबीएसई में होती तो ये फॉर्मूला लिखने का भी आधा हो गया, आधा नंबर वो हो गया नेट सेल का, आधा नंबर ये हो गया आपका करेक्ट वैल्यू प्लेसिंग का, और आधा नंबर अगर आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया, फाइनल आंसर अभी नहीं निकला है तो आधा नंबर ये हो गया। और आधा नंबर फाइनल आंसर और लिख देते तो आधा नंबर और हो जाता। और फिर ये सारे नंबर अगर आपके सही है पूरा तो कितना हो गया टोटल 3, तो वो फिर लास्ट में यहाँ पर ऐसे टोटल करके लिखा जाता है। इस तरह से आपकी स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। कहीं भी ये गड़बड़ी के चांस नहीं होते हैं कि आपने लिखा है और वो नंबर नहीं मिला है। अगर जो स्टेप आप नहीं लिखेंगे उसी स्टेप का आपका नंबर कट हो जाएगा। इसीलिए आपको लिखते समय या क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टेप्स का ध्यान रखना है। अगर डिफरेंशिएट पूछा जाता है तो 2 मार्क्स में एटलीस्ट 2 या फिर 4 पॉइंट ऐसे लिखिए कि हाफ मार्क्स के 4 डिफरेंशिएट हो जाएं, या 1 मार्क के 2 हो जाएं, या तो 1 मार्क के 2 होंगे या हाफ मार्क्स के 4 होंगे। इस तरह से आंसर स्कीम होती है। अब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी ट्राई करिए। क्वेश्चन है Fe 2 प्लस एक्वस, ये है सॉलिड और ये है 0.001 m। साल्ट ब्रिज, फिर है H+1 m, H2 गैस 1 बार Pt। गिवन E0 Fe 2 प्लस Fe सॉलिड इक्वल टू, ये दिया है आपको -0.44 वोल्ट, ये दिया है वैल्यू।
और कुछ भी नहीं दिया है, इतना दिया है, अब आपको सॉल्व करना है। करिए जल्दी से, कॉपी पेन होगा आपके पास, 2 मिनट का टाइम है। ये कुछ स्टेप्स, अब देखिए मिलाइए क्या क्या किया है आपने। सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें कैलकुलेट क्या करना था, EMF ऑफ सेल, ये कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले ये समझो कि EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। और ई सेल कैलकुलेट करना है, इसका मतलब कैसे होगा, नर्स्ट इक्वेशन से होगा। और अगर आप नर्स्ट इक्वेशन से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेट सेल रिएक्शन का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एट एनोड क्या हो रहा है, एट कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा है, देखिए ये है एनोड, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो Fe को Fe2+ में किया आपने कन्वर्ट, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, दिए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट हो रहा है H में या H2 में। तो एक H+ तो H2 में कन्वर्ट होगा नहीं, इसका मतलब 2 H+ हो रहे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, ये एक्वस, ये सॉल्ट। ये हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन। ये हो गया Fe सॉलिड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्लस 2 H+, एरो के नीचे ही एरो रहना चाहिए आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए। थोड़ा हम इसको Fe को और इधर खिसका के लिख देते हैं, Fe सॉलिड प्लस 2 H+ इक्वल टू Fe2+ प्लस H2 गैस, ये लिख दिया। n इक्वल टू क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या निकालेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, E0 सेल, हाँ ठीक है, यहाँ निकालना है, पर मैं यहाँ नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नस्ट इक्वेशन निकालूंगी, और नस्ट इक्वेशन देखने के लिए हमको चाहिए ये नेट सेल रिएक्शन, इसलिए मैं यहाँ जगह खाली छोड़ करके इधर बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप हमेशा नीचे नीचे चलेंगे, इधर इधर इधर। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो कैथोड का E0 वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए बताइए कितना है। हाँ तो गाड़ी अटक गई, कैथोड का तो दिया ही नहीं गया, हाइड्रोजन का तो दिया नहीं गया है, सिर्फ एनोड का दिया है ना। कितना दिया है एनोड का, कैथोड का कुछ दिया नहीं है, एनोड का दिया है। तो कई बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, इतना क्वेश्चन करके छोड़ करके चले आएंगे और बोलेंगे कि वैल्यू नहीं दी गई थी, पेपर छपा ही नहीं था ठीक, तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा, ठीक है। जबकि आप सोचिए 11th से आप पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। E0 H+ H2 की क्या होगी, 0, मतलब इस रेडॉक्स कपल की E0 वैल्यू 0 होगी। ये दी नहीं जाती है जानबूझ करके, इसीलिए क्वेश्चन ए ग्रेड का हो गया। क्योंकि तुम में से आधे बच्चे क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक करके छोड़ के चले आएंगे और बोलेंगे कि E0 सेल के लिए वही नहीं दिया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो आपको ये क्या करना है, अपने दिमाग से रखना है, 0 माइनस 0.44 वोल्ट, तो E0 सेल हो गया आपका 0.44। अब आ जाइए नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो 2 स्टेप आपने सॉल्व कर लिए, अब थर्ड स्टेप आया ई सेल का।
तो ई सेल का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान दीजिए। अभी मैं n इक्वल टू 2 ये मिटाई दे रही हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला ही नहीं लिखेंगे। मैंने कहा दिमाग में रखना, तो दिमाग में रखना, उनने सब कुछ दिमाग में रख लिया, मतलब ये वाली बात भी नहीं लिखेंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट ये वाली चीज मत लिखना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये मत लिखना, ये दिमाग में लिखना। और तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी दिमाग में रख लेते हैं, और जो यहाँ Fe2+ लिखना था उसको भी दिमाग में रख लेते हैं, उसका भी कुछ नहीं लिखेंगे। Fe2+ आयन का कंसंट्रेशन इनटू क्या है, यहाँ पर गैस है PH2 गैस। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने में से कई बच्चों ने PH2 नहीं लिखा होगा, अपॉन H+ आयन का यहाँ 2 आगे था तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर। कई बच्चे क्या सोचते हैं, इसको भी दिमाग में रख लेते हैं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, आधा नंबर इसी का है। आपने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दी, आधा नंबर तो कट गया। दूसरी बात यह है, डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करने में गड़बड़ी होती है। हमेशा नेट सेल रिएक्शन देखें और फिर ये वाली चीज़ सावधानी से लिखें। इवन मैं भी इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, पर लिखने में अगर मैं नेट सेल रिएक्शन ना देखूँ तो यहाँ पर ज़रूर गड़बड़ी होती है। इसलिए बहुत सावधानी से नेट सेल रिएक्शन देखो, फिर यहाँ वैल्यू प्लेस करो ऐसे। अब आप वैल्यू प्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू प्लेस करते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। सेल की ज़रूरत थी, चलिए सेल बच गई मिटने से। तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना है, मैंने आपको क्या समझाया था, 10 टू द पावर में बदल कर लिख देंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। ये हो गया कितना, 10 टू द पावर -3, और क्या है यहाँ PH2, H2 का कितना है 1, और अपॉन H+ का कंसंट्रेशन है तो H+ का 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, अगर आपने ये गलती की होगी, ये नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही निकल आएगा। लेकिन आपने ये स्टेप यहाँ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा है यहाँ, तो आपको ये आधा नंबर तो मिनिमम आपका यहाँ से चला ही जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन बहुत सावधानी से देख करके ये फॉर्मूला पहले बनाना है, फिर वैल्यू प्लेस करना है, ठीक है। तो अब आगे चले, E0 सेल की वैल्यू बल्कि हमें यहाँ लिख लेनी थी क्योंकि हम निकाल चुके हैं। तो E0 सेल यहाँ पर कितना है 0.44 वोल्ट, तो वो भी लिख लेते हैं। अब हो गया ये कितना 0.44 माइनस 0.02955, और ये क्या बचा अपना। अब हम क्या करेंगे, लॉग वाले सवाल करने के लिए अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये तो संख्या एक और एक कट गई है ना, बराबर ही हो गया। लॉग 10 टू द पावर -3 है, तो लॉग 10 टू द पावर -3 को कैसे करेंगे हम सॉल्व। एक्चुअल क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए, आपका जो रजिस्टर या कॉपी का पेज होगा उसको आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के समय इस तरह से डिवाइड कर लीजिए पेज को, 2/3 इधर 1/3 उधर, यहाँ पर आप रफ वर्क करेंगे अपना, ठीक है। हम अभी मैंने रफ में वो लिख दिया था नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ मुझे जगह चाहिए थी। वैसे जब आप कॉपी में करेंगे तो नीचे नीचे इधर ऐसे चलेंगे, इधर ये रफ वर्क के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क हमेशा उसी पेज पर करिए जिसमें आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। कई बच्चों की आदत होती है पीछे लास्ट पेज में रफ वर्क करने की, फिर वहाँ से उठा के लाते हैं तो 1-2 डिजिट इधर उधर गायब हो जाती हैं। नहीं तो कभी कभी जल्दी में वो क्या करते हैं, वहीं रफ वर्क करा छूट गया, आगे लिखा ही नहीं है। अगर आपने रफ वर्क यहाँ किया हुआ है, बाई चांस आपने यहाँ से यहाँ नहीं लिख पाया तो आपको एटलीस्ट नंबर तो मिल जाएगा। इसलिए हमेशा आपको रफ वर्क हमेशा जिस पेज पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस पेज पर बिल्कुल यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ रफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो, यहाँ पे रफ वर्क आपको करना है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको रफ में लिख करके समझा रही हूँ, कहाँ गया ये वाला स्टेप,
ये log 10 टू दी पावर -3 था। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अलग से ले जाएंगे, इतनी संख्या को उठाकर यहाँ ले आए। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे कि -3 log 10 हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m, ये फॉर्मूला होता है। तो वो क्या हो गया, वहां पर ब्रैकेट में बंद कर लो जिससे गड़बड़ी ना हो, अदरवाइज गड़बड़ी होगी। आपको क्या करना है, पहले ये वाली चीजें ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व कर लो, इसके बाद ब्रैकेट धीरे से खोलो, लॉग को अंदर घुसा लो और ब्रैकेट लगा लो। तो लॉग को अंदर घुसा के ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर क्या मिला आपको, अंदर मिला आपको -3 log 10, ये मिला था। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया -0.44, सॉरी प्लस है यहाँ पे, माइनस नहीं है, 0.44 माइनस 0.02955 और इंटू -3, log 10 की जगह हो गया -3। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी ये संख्या, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। 0.44 और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 27 और 1 28। अब इनको जोड़ लीजिए। ठीक, यहीं पे 0.44 लिख करके जोड़ देंगे, हो गया आपका आंसर आ गया। कहाँ पे, यहाँ 0.44 लिखेंगे और जो मतलब ये रफ वर्क करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से उठा लाइए, आप उधर रख लीजिए। क्या 0.0885 था और यहाँ था 0.44, इसको जोड़ा तो 5 8 8 4 12 4 और 1 5, ये आ गया आपका 0.5285 वोल्ट है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको एक और सवाल दे रहे हैं। अब ये वाला तो आप कर लेंगे, अगर किसी के कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन दिया है तो आप कर ले जाएंगे, है ना। तो अब ऐसा सवाल नहीं दे रहे हैं आपको, अब हम थोड़ा एक डिफरेंट सवाल दे रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखते आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। और तो ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया। ये स्टार मार्क क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं दी जाएगी और आप क्वेश्चन छोड़ाएंगे। हमेशा याद रखिए कि हाइड्रोजन की वैल्यू आपको अपने मन से रखनी है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की E0 वैल्यू 0 होती है। अंडरस्टैंड है, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप 11th से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की E0 वैल्यू, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, 0 है, तो आपका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए इतना तो बनता है कि आपको उसकी वैल्यू ना दी जाए। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है, स्टार प्लस A++ ग्रेड का है ये क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप पास हो गए नेक्स्ट इक्वेशन में। H+ है 0.030 m, H2 गैस 1 बार Pt सॉलिड। ये साल्ट ब्रिज है ना। ये है, यहाँ पर आपको दिया है, वैल्यूज दी गई है Br2 के, इस तरह से दिया है E0 हाफ Br2 Br- इक्वल टू +1.08, ये दिया गया।
ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगाइए, फटाफट लगाइए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, 2 स्टेप जल्दी से करिए। तो क्या आपने करा था? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा यहाँ से कर रही हूँ जिससे मुझे यहाँ पे जगह मिल जाए करने के लिए। तो एट, सबसे पहले एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखते हैं ना। एट एनोड एट कैथोड लिख लिया आपने, एनोड कैथोड रिएक्शन। आपने फटाफट लिख लिया होगा कि Br2 लिक्विड और Br माइनस, ठीक, और +1 इलेक्ट्रॉन भी लगा लिया होगा यहाँ पर ऐसा, और ऐसा लिख लिया होगा H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। या आपने ये सही लिख लिया होगा 2H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो गया H2 गैस। ठीक, कुछ बच्चे तो थोड़ा सा दिमाग वाले होंगे, उन्होंने ये देख लिया होगा तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ फेरबदल कर लिया होगा। देखो, ज़्यादातर बच्चे ऐसे लिख करके बैठे हैं, या कुछ बच्चों ने ऐसा कर लिया होगा, 2Br माइनस कर लिया होगा। आपने ध्यान हिसाब लगाया Br माइनस? देखिए जरा, Br2 से Br माइनस कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनेगा क्या? इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो नहीं बनेगा। Br2 जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब Br माइनस बनेगा। अगर आपने इतना दिमाग लगाया होगा, जो थोड़े दिमाग वाले बच्चे होंगे तो वो पेन लिए अभी तक ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसे आएगा? इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि एनोड के इलेक्ट्रॉन आपके किधर आने चाहिए? राइट हैंड साइड में आने चाहिए। वो अभी तक पेन लिए हुए सोच रहे होंगे, ठीक है ना। और जो बहुत होशियार बच्चे हैं उन्होंने ऐसा वाला लिख करके सॉल्व करना भी आगे लास्ट स्टेप तक भी पहुंच गए होंगे वो लोग बच्चे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए थी? +1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक्चुअल में दिया ये है कि Br2 एक इलेक्ट्रॉन लेके Br माइनस बन रहा है एनोड पे, ये आपको यहाँ पर दिया है, लेकिन एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आप इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे? देखो, इस रिएक्शन को अगर हम पलट दें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पलटो रिएक्शन को, ये हो गया क्या? Br माइनस से बना Br2 लिक्विड और +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है ना। यहाँ पे आपको, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया तो ये जरूर गलत करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन कैसा हो गया? A+ ग्रेड का हो गया। बिल्कुल मार्क करके लिख लो, अगर आएगा तो जरूर आप गलत करेंगे इसको। अगर यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर गलत हो जाएगी। अब आप इसका नेट सेल रिएक्शन निकाल लीजिए। नेट सेल रिएक्शन में हमने आपको पहले से बता रखा है कि आपको एरो के नीचे ही एरो लाना है, उसी हिसाब से इधर लिखिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा इधर लिख दिया है। क्या है? 2Br माइनस प्लस 2H प्लस इक्वल टू Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद का क्या है? इसके बाद का स्टेप है E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल इक्वल टू क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो अपन ने E0 कैथोड एनोड निकाला। कैथोड क्या है? E0 कैथोड 0 है, एनोड कितना है? प्लस दिया है आपको, है ना। तो ये हो गया कितना? माइनस E0 कितना हो गया? माइनस 1.08 वोल्ट। तो यहीं पे आपको इंडिकेशन मिल गया कि ये सेल होगी नहीं, क्योंकि E0 माइनस में आ गया। E0 माइनस में होता है तो सेल फंक्शन ही नहीं करती। अब चूंकि आपको वैल्यू दी गई है, इसलिए आप वो वैल्यू रख करके निकाल दीजिए लास्ट में। ई सेल भी माइनस में आएगा तो लास्ट में आप नोट लगा दीजिए कि दिस सेल विल नॉट फंक्शन। तो इसमें बस यहीं पर आप अटकने वाले थे, आगे का आप कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं कर सकते हूँ तो मैं एक बार और एक स्टेप और बता रही हूँ करके, यहाँ बता दे रही हूँ। नेक्स्ट E0 सेल आपने निकाल लिया, ये आ गया माइनस, कितना आ गया E0 सेल?
E0 सेल इसका आ गया आपका -1.08 वोल्ट। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसको अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल, या ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, E0 सेल -0.0591 अपॉन n लॉग, फटाफट देखिए प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, Br2 लिक्विड प्योर है, छोड़ देंगे, यानी H2 गैस, यानी PH2 होगा, PH2 गैस ऐसा लिखेंगे, अपॉन 2 Br माइनस का क्या हो जाएगा, Br माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन इंटू H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। तो E0 सेल की जगह आ गया -1.08 माइनस यहाँ आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग PH2 की जगह आ जाएगा क्या, H2 कितना है 1 है, अपॉन Br माइनस कितना है, देखो Br माइनस कितना है, ये अगर ऐसा ही लिखोगे जरूर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको 10 टू द पावर में बदल लो, तो 10 टू द पावर में बदलने के लिए पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा, तो हो गया 10 टू द पावर -2, तो Br माइनस ये क्या हो गया 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू ऐसे ही H प्लस का देख लो, इसको भी बदल लो, तो पॉइंट को यहाँ से खिसका के इधर ले गए, तो 2 अंक इधर आया, तो ये हो गया 2 डिजिट इधर लेकर के आए हो ना पॉइंट, यहाँ से 2 डिजिट खिसका के लाए हो, तो 10 टू द पावर -2, यानी ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है ये। तो अब देखिए -1.08 माइनस 0.02955 लॉग 1 अपॉन ये हो गया 10 टू द पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -4 दोनों मिलकर के हो गए 10 टू द पावर 8। इसको मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ये जो आपने रफ वर्क के लिए जगह छोड़ रखी है उधर देखिए 10 टू द पावर -4, ऊपर क्या है संख्या 1 अपॉन 10 टू द पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 10 टू द पावर -8 इंटू 3, -8 ऊपर गया तो ये हो गया लॉग 10 टू द पावर 8 अपॉन 3, है ना, ऐसे हो गया। अब 10 टू द पावर जो 8 है उसमें से आप ये कर सकते हो कि एक 10 अलग निकाल लो, तो ये हो गया लॉग 10 अलग हो गया, 10 टू द पावर 7 अलग हो गया और 3 ऐसा लिख लिया, ठीक है, बात समझ आ रही है, ऐसे कर लो। 10 टू द पावर 8 थे, इसमें से एक 10 निकाल लिया आपने, इधर प्रोसेस टेढ़ा ना हो इसके लिए, और 10 टू द पावर 7 रह गया वो आपने ऐसा लिख दिया। अब इसको काट लो, तो ये क्या हो गया लॉग ये 3.33 इंटू 10 टू द पावर 7 इतना आ गया, ठीक। इसको अभी यहाँ पे लिख लो, ये आपका रफ वर्क हो गया, तो यहाँ पे आप इसको अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या चाहो तो यहीं पे आप नीचे नीचे करते चले जाओ तो भी हो सकता है, भी यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने वहाँ कर दिया, जैसे भी हो आप इसको कर लो, या तो इसी में उसी तरीके से कंटिन्यूअस करते चले जाओ, या फिर उधर रफ वर्क कर लो और केवल ये वाली संख्या उठा करके यहाँ कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉग के बाद का जो इतना टर्म है ना आपका, ये पूरा उठा करके उधर ले जाओ रफ वर्क में, उसको पहले सॉल्व कर लाओ और फिर उसको, यानी इतने ब्रैकेट को मान लो x, और x की वैल्यू उधर अलग निकाल लो और उसके बाद यहाँ रख दो और उसके बाद आप सॉल्व कर लो। बच्चे यहाँ पर आकर के अटक जाते हैं, लॉग जहाँ देखा वहीं पे हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके बाद आगे का न्यूमेरिकल लगाने के लिए कतराते हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेप तक उसको लगाइए, बिल्कुल डरिए मत कि ये लॉग है तो आप लॉग से डर जाएं। मैंने जैसे आपको टेक्निक बताई है बिल्कुल वैसे करिए, उतना पोर्शन उठा करके अलग ले जाइए और वहाँ पे सॉल्व कर लाइए इसको। तो अब क्या हो गया यहाँ पर ई सेल इक्वल टू हो गया आपका -1.08 माइनस 0.02955 लॉग, अंदर हो गया ये 3.33 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। और अब देखिए आप -1.08 माइनस 0.02955
इसको यहाँ ब्रैकेट लगा लो जिससे कोई गड़बड़ी ना हो अब तुम्हारी। पहले यहाँ ब्रैकेट था, अब आपने ये ऐसे सॉल्व कर लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। तो क्या हो गया, log 3.33 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी टेबल में। जिनको आती है वो अभी देख लो, जिनको नहीं आती है तो मैं कल बताऊंगी, तो वहां से देख लेना। तो log एक्चुअली में ये हो गया कि log 3.33 प्लस 7 log 10 ऐसा हो गया। अब 7 log 10 की वैल्यू, चूंकि log 10 की तो 1 होती है, तो ये वाला तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई। यहाँ 7 लिख देंगे। 1.08 माइनस 0.02955 log 3.33 की वैल्यू अब निकालनी है। तो हम खोलेंगे लॉग टेबल, और जिसके पास है वो फटाफट खोल लो। जिनको नहीं आती है निकालना, कल अपना लॉग टेबल लेकर के बैठेंगे तो हम लॉग देखने के लिए क्या देखेंगे, इसकी log 3.33 की वैल्यू देखेंगे। देखेंगे 333 के सामने 3 के नीचे देखेंगे। 5211 है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0.5211, और ये आ गया log 10 की जगह 1 प्लस 7 ये आ गया। अब जिसको ये टेबल देखनी नहीं आ रही होगी कोई बात नहीं है, कल देखना, कल समझ लेना। लॉग टेबल लेकर के आएंगे और प्लेन पेपर प्लस स्केल। अभी इसको अब बस सॉल्व कर लेना है, इसको सब पूरा ब्रैकेट खोल करके। हो गया। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर क्या, एंटी लॉग टेबल और लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देखेंगे।